नमस्कार, स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में। और आज एक नए फंड पे बातचीत होगी जिसकी सीमाएं नहीं है, यानी वो किसी भी मार्केट कैप साइज में जो भी अच्छी लगे कंपनी को उसमें निवेश कर सकती हैं। मैं बात कर रहा हूँ यूनियन फ्लेक्सी कैप फंड की। एक ऐसा फंड जिसको ये आज़ादी होती कि वो जहाँ पे ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी देखे तो वहाँ पे वो पैसे लगाए। तो आजकल जो बाज़ार चल रहा है जहाँ पे बहुत ज़्यादा करेक्शन हम लोगों ने मिड कैप में देखा, स्मॉल कैप में भी देखा, लार्ज कैप में भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल चुका है। तो ऐसे में एक फ़ंड की नज़रिए से समझना ज़रूरी होता है कि उनकी स्ट्रेटजी क्या है और किस तरीके से वो इस वक्त पैसे को अपने डिप्लॉय कर रहे हैं जिससे कि मैक्सिमम रिटर्न लिया जा सके, चाहे वो किसी भी कैप के स्टॉक्स में हो। बातचीत करने के लिए हमारे साथ फंड के फंड मैनेजर विनय पहाड़िया जी हैं। लंबा अनुभव है विनय के पास और मार्केट से बहुत ही क्लोजली कनेक्टेड है। तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त किसी भी निवेशक को फ्लेक्सी कैप क्यों चुनना चाहिए। विनय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका फ़ायदेमंद फंड्स में। पहला सवाल तो बिल्कुल मेरा सिंपल से यही है कि ये जो आपका फ़ंड है फ्लेक्सी कैप, इसका नाम है, तो कोई निवेशक इस वक्त जो चुनना चाह रहा है उसके सामने तरह तरह के ऑप्शंस होते हैं, तो वो फ्लेक्सी कैप फंड में पैसे क्यों लगाएं? सबसे पहले नीरज जी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे शो पर इनवाइट करने के लिए। सो आपका जो सवाल है कि फ्लेक्सी कैप फंड को क्यों चुनना चाहिए, काफ़ी तरह के फंड्स अवेलेबल हैं। तो एक मेरा सबसे आसान पॉइंट ये है कि फ्लेक्सी कैप एक सिंपल फंड है। अगर किसी निवेशक ने ये सोच लिया कि मुझे शेयर मार्केट में पैसे लगाने हैं और उसे कुछ ये नहीं पता है कि मुझे मिड कैप में लगाने हैं, लार्ज कैप में या स्मॉल कैप में, या किस सेक्टर में पैसे लगाने हैं, या कितना पैसे लगाने हैं, इक्विटी में ज़्यादा कम, तो उसके लिए ये बहुत सारे डिसीजंस लेने मुश्किल हो जाता है। वो एक आम निवेशक है, उसके लिए ये सारी चीज़ें डिसाइड करना बहुत मुश्किल होता है। तो उसके लिए एक सिंपल फंड होना चाहिए जिसके ज़रिए वो शेयर मार्केट में पार्टिसिपेट कर सके। और फ्लेक्सी कैप फंड की जो कैटेगरी बनाई गई है वो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मध्य नजर बनाई गई है कि ये एक सिंपल कैटेगरी है जहां पे फंड मैनेजर को पूरी छूट मिली जाती है कि अगर आपको लार्ज कैप में पोटेंशियल रिटर्न ज्यादा नजर आ रहा है तो आप लार्ज कैप में डालिए, मिड कैप में ज्यादा नजर आ रहा है तो मिड कैप में, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इवन सेक्टर के बेसिस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर मुझे बैंकिंग सेक्टर में ज्यादा पोटेंशियल अपसाइड नजर आ रहा है तो मैं वहां पे ओवरवेट हो सकता हूं। आईटी सेक्टर में मुझे अगर लग रहा है कि शेयर्स की कीमतें ज्यादा है और यहाँ पे रिटर्न कम बन सकता है तो मैं कम एलोकेट कर सकता हूँ। सो काफी फ्लेक्सिबिलिटी है फंड मैनेजर को, और इसी के चलते यहाँ पे जो अल्फा जनरेशन की पोटेंशियल है वो काफी अच्छा हो सकता है। और इसीलिए ये एक आम निवेशक के लिए काफी अच्छी कैटेगरी है इन्वेस्ट करने के लिए। ये आपने बताया, तो फिर मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपके लिए पूरा आकाश खुला हुआ है, जहां पे आपको बढ़िया अपॉर्चुनिटी देखी वहां पे आप पैसे लगाएंगे। तो इक्विटी के अलावा भी कहीं और लगाते हैं या सिर्फ इक्विटी में ही? तो ये इस कैटेगरी की खासियत है कि इस कैटेगरी में आइडियली पैसे प्योर इक्विटी में ही लगाए जाने चाहिए। सो जैसे कि हमारे फंड का एक मैंडेट है कि हम किसी भी समय एटलीस्ट 95% फंड एसेट्स के इक्विटी में ही लगाते हैं। सो कोशिश यही रहती है कि जितने ज्यादा हो सके पैसे उतने ही इक्विटी में लगाएं, कैश कॉल किसी भी समय नहीं लिया जाए और पैसे हमेशा शेयर मार्केट में डिप्लॉयड रहने चाहिए। तो अपनी इस आज़ादी का फ़ायदा उठाते हुए इस वक्त क्या मतलब जो आपका फंड का एलोकेशन है मौजूदा, वो कहाँ पे आपने अपनी फ़ायदा कैसे उठाया कि सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ लगाने हैं? ठीक है, सो एक्चुअली हमने इस कैटेगरी का काफी यूज किया है इस आज़ादी का। तो जैसे कि आपको मैं थोड़ा बैकग्राउंड देना चाहूँगा। आज से 4 साल पहले अप्रैल 2018 के अंदर स्मॉल एंड मिड कैप्स काफ़ी महंगे नज़र आ रहे थे। तो उस वक्त इस फंड ने जो एक्सपोजर था स्मॉल एंड मिड कैप का काफ़ी कम कर दिया था। तो करीब 4 से 5% एक्सपोजर ही स्मॉल एंड मिड कैप कैटेगरी में था और बाकी करीब 80 से 85% एक्सपोजर लार्ज कैप में था। और उसके बाद हमने काफी अच्छा करेक्शन देखा स्मॉल एंड मिड कैप में, जिसके बाद इस फंड ने अपना स्मॉल एंड मिड कैप एक्सपोजर बढ़ाया। सो जैसे कि पिछले साल, 1 साल पहले इस फंड का स्मॉल एंड मिड कैप एक्सपोजर करीब 40 से 45% के आसपास था
और लार्ज कैप का एक्सपोजर 50 से 55% के आसपास था। फिर से हमें आज लग रहा है कि स्मॉल एंड मिड कैप में पोटेंशियल रिटर्न कम हो सकता है, इनमें रिस्क ज्यादा है, रिवॉर्ड कम हो सकता है, और लार्ज कैप्स ज्यादा अट्रैक्टिवली वैल्यूड है, और इसीलिए इसके चलते हमने हमारा लार्ज कैप एक्सपोजर फिर से बढ़ा लिया है। सो जैसे कि मैंने कहा, एक साल पहले हमारा लार्ज कैप एक्सपोजर करीब 55% था, आज के दिन वो एक्सपोजर करीब 75% के आसपास है, और 20 से 25% स्मॉल एंड मिड कैप कैटेगरी में है। आपका एकदम लक्ष्य साफ है कि फ़ायदा मिलना चाहिए, उसके लिए जहाँ पे फ़ायदा होगा वहाँ पे निवेश किया जाएगा, रिस्क लेना है नहीं लेना ये सब उसी पे निर्भर करेगा। लेकिन आपने जो अपना इन्वेस्टमेंट किया, जो मैं फ़ंड के बारे में पढ़ रहा था, तो बैंक्स में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है आपका, ऐसी खास वजह? सही बात है, बिल्कुल जैसे कि आपने कहा, इस फंड में आपको पूरी छूट दी गई है, तो इसी छूट का हमने ये एक और बेनिफिट लिया। जी 2 साल पहले हमारे पास बैंक्स का एक्सपोजर काफी कम था, और आईटी सेक्टर में हमने काफी बड़ा निवेश किया था। ये करीब अप्रैल 2020 और मार्च 2020 की बात है। तो वहां से हमने ऑलमोस्ट जनवरी 2022 तक बैंकिंग सेक्टर का एक्सपोजर कम रखा था, और आईटी सेक्टर का एक्सपोजर काफी ज्यादा रखा था, जिसको हमें काफी कंप्लीटली रिवर्स कर दिया जनवरी और फरवरी के महीने में। सो हमने हमारा बैंकिंग सेक्टर का एक्सपोजर अब काफी बढ़ा लिया था, और आईटी सेक्टर का एक्सपोजर काफी कम कर दिया, क्योंकि हमें यही पोटेंशियल रिटर्न आईटी सेक्टर में कम नजर आ रहा था रिस्क के कंपैरिजन में, और बैंकिंग सेक्टर काफी अट्रैक्टिवली वैल्यूड था, और पोटेंशियल अपसाइड काफी अच्छा नजर आ रहा था। तो इन सब के चलते हमने ये हमारे पोर्टफोलियो में चेंजेस किए। सो बैंकिंग सेक्टर में आज अगर हम देखें तो ये सेक्टर साइक्लिकली दबा हुआ सेक्टर है। पिछले 4 से 5 साल अगर आप देखें, क्रेडिट ग्रोथ 10% से कम रही है। अगर हम इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ अगर हम लॉन्ग टर्म जज करें, तो वो काफी हेल्दी रहने की एक्सपेक्टेशन है, जिसे हम इंडिया ग्रोथ स्टोरी कहते हैं। सो अगर आप इंडिया ग्रोथ स्टोरी में बिलीव करते हैं, तो एक चीज आपको जरूर माननी होगी कि क्रेडिट ग्रोथ वो भी काफी अच्छा हो सकता है। लेकिन ये जो क्रेडिट ग्रोथ होता है, ये सिक्लिकल होता है। कुछ साल काफी कम होता है, और कुछ साल काफी ज्यादा होता है। तो ये सिक्लिकलिटी का हमें एडवांटेज लेने को अपॉर्चुनिटीज कई बार मिलती है। जैसे लास्ट 5 साल में कम था, हमें ये लगता है अगले 5 साल में क्रेडिट ग्रोथ जो हो सकता है वो काफी अच्छा हो सकता है। सो ये तो हो गई क्रेडिट ग्रोथ की बात। दूसरी बात है, जो बैड लोन्स की जो मात्रा थी बैंक्स में, वो काफी कम हो गई है। काफी बैलेंस शीट्स क्लीन अप की गई है। जो आईबीसी के अंदर काफी कंपनीज जाने के बाद रिकवरीज अच्छी हुई है। बैंकों ने काफी अच्छा प्रोविजनिंग किया है। सो जो रिटर्न्स ऑन इक्विटी है आने वाले 3 से 5 साल में, हमें लगता है काफी अच्छी हो सकती है। और ये तो हुई बिजनेस की बात। और एक और चीज जो इम्पोर्टेंट ड्राइवर था, वो है वैल्यूएशन। तो जब हमने इस सेक्टर के अंदर ओवरवेट कॉल लिया, तब हम, और आज भी ऐसा ही एनवायरनमेंट है, कि बैंक्स की जो वैल्यूएशन है वो काफी सालों के कंपैरिजन में बहुत ही अट्रैक्टिव है। सो ये रीजन से हमने हमारा एक्सपोजर बढ़ा। विनय जी, आपने कहा कि जनवरी फरवरी के आसपास आपने अपना ये बैलेंस चेंज किया आईटी से, अब आप बैंक की तरफ ज़्यादा वेट ले लिया आपने। सवाल मेरा ये है यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे फंड मैनेजर से मैंने बात की, बहुत सारे पोर्टफोलियो मैनेजर से बात की, सबको बैंक बहुत अच्छे लगते हैं, और लॉजिक यही थी कि बैलेंस शीट बहुत क्लीन हो गई है, कैपेक्स साइकिल दिख रहा है, अनाउंसमेंट लाखों करोड़ के हो ही रहे हैं। लेकिन लास्ट 1-2 महीने में 2 इश्यूज सामने खड़े हुए, जिस पे मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। एक तो ये है कि ग्लोबल ग्रोथ पे क्वेश्चन मार्क हो गया है। वर्ल्ड बैंक ने भी डाउनग्रेड किया है, और तमाम रेटिंग एजेंसीज भी कह रही हैं कि नीचे जाएगी, ग्लोबल ग्रोथ नीचे जाएगी। और बैंकों की जो क्रेडिट ग्रोथ है, वो ऐसे समय में आपको क्यों बढ़ते हुए दिखती, जहाँ पे ग्रोथ पे ही सामने एक चैलेंज खड़ा हो गया है? तो फिर कैसे बढ़ेगी? बहुत अच्छी बैलेंस शीट है, इसमें कोई शक नहीं है, ब्याज दर बढ़ रही है तो निम बढ़ जाएगा, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन जब ग्रोथ ही नहीं, तो कैपेक्स कैसे होगा? बहुत आसान सी चीज है नीरज जी। अगर आप पिछले 5 साल में ग्लोबल ग्रोथ देखेंगे तो काफी अच्छी रही थी, और हमारे बैंक्स की क्रेडिट ग्रोथ वीक रही। सो ये एक कंक्लूजन बनाना बहुत ही एरोनियस होगा, कि गलत हो सकता है कि
बैंक्स की क्रेडिट ग्रोथ का एक सीधा कोरिलेशन ग्लोबल ग्रोथ से है, ऐसा नहीं है। हमें लगता है बैंक की क्रेडिट ग्रोथ का कोरिलेशन है कैपिटल एक्सपेंडिचर साइकिल से, और हमें ये लगता है कि पिछले 5 साल तक कैपेक्स साइकिल काफी दबा हुआ था, और आने वाले 5 साल में ये पोटेंशियली चेंज हो सकता है। एक शॉर्ट आंसर ये है कि पिछले 5 साल में जब ग्लोबल ग्रोथ अच्छी थी तब बैंक्स की क्रेडिट ग्रोथ काफी वीक थी। तो इसके लिए हमें ये नहीं लगता है कि अगर अगले 3 से 5 साल मान लीजिए अगर ग्लोबली बड़ी कंट्रीज में ग्रोथ स्लो डाउन भी होती है तो हमारी बैंक्स की क्रेडिट ग्रोथ उससे ज्यादा इम्पैक्ट होगा, बिकॉज ग्लोबल लेंडिंग हमारी बैंकों की काफी लिमिटेड है। तो इट्स लार्जली एक डोमेस्टिक सेक्टर एक्सपोजर। क्या करंट सिचुएशन देखते हुए दुनिया भर में जियोपॉलिटिकल इश्यूज हैं, इन्फ्लेशन का इश्यूज है और अलग अलग समस्याएं खड़ी हुई, विजिबिलिटी है क्या 1-2 साल की कि कैसे पैन आउट होंगी चीजें? नीरज जी, विजिबिलिटी ऐसी चीज है कि अगर आप कंपनीज के ओनर्स को भी पूछें तो उनको कई बार एक क्वार्टर की विजिबिलिटी नहीं होती। जी। तो हम अगर आपको बताएं कि नहीं हमें 2 साल की विजिबिलिटी है तो एक रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है एज प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स वो ये है कि हमें हर कंपनी को जज करना होता है कि उसके प्राइसेस आज क्या फेयरली प्राइस्ड है या अंडर वैल्यूड है, और अगर वो अंडर वैल्यूड है तो हमें उनको खरीदना चाहिए, और अगर वो ओवर वैल्यूड है तो हमें उन्हें सेल कर देना चाहिए। ये ही एक हमारा ऑब्जेक्टिव है। बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग के बेसिस पर आप कोई कॉल नहीं ले सकते हैं, स्पेशली बिकॉज फोरकास्ट कैन कंप्लीटली बी इनएक्यूरेट, आपको डिसीव कर सकते हैं। तो आपको एक जजमेंट लेना पड़ता है बेस्ड ऑन ट्रेंड्स। बिल्कुल विनय जी, इससे जुड़ा हुआ एक सवाल और लेते हैं फिर दूसरे सेक्टर की तरफ बढ़ते हैं। आईटी से आप निकल गए जहां पे 30-40% गिर गया। आईटी इसमें वन ऑफ द बिगेस्ट लूजर है पूरे मार्केट में। अगर हम इस ग्रोथ को मान के चलें, एज्यूम करके चल रहे हैं कि क्रेडिट ग्रोथ आएगी, कैपेक्स आएगा, कामकाज बढ़ेगा, तो फिर आईटी का इस्तेमाल भी बढ़ेगा, और जो लार्ज कैप पे आपका फोकस है, आप बड़ी कंपनीज पे ज़्यादा ध्यान देंगे, वो भी ऑलरेडी 30% करेक्शन में आ चुके हैं। तो अभी अच्छा लग रहा है आईटी क्या, कि अभी भी दूर रहेंगे? सो नीरज जी, अगर आप आईटी सेक्टर देखेंगे, इंडिया की जो जानी मानी लार्ज आईटी कंपनीज हैं उनका जो बिजनेस आता है वो ऑलमोस्ट 80 to 90% अमेरिका, यूरोप, जापान और दूसरी ज्योग्राफी से आता है। इंडिया से उनका जो बिजनेस होगा वो करीब 5 से 10-15% डिपेंडिंग ऑन कंपनी आता है। सो इंडिया की ग्रोथ का लेना देना इनकी बिजनेस एनवायरनमेंट से नहीं है। ये कंपनीज डिपेंड करती हैं डेवलप्ड वर्ल्ड की ग्रोथ से। सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि पिछले 2 साल में ये कंपनीज ने काफी अच्छा बिजनेस एनवायरनमेंट देखा। काफी छोटी से बड़ी कंपनीज जो स्टार्टअप्स हैं सिलिकॉन वैली में, ग्लोबली काफी अच्छा एनवायरनमेंट रहा है, काफी अच्छी पैसे मिले हैं, जिसके चलते स्टार्टअप्स ने काफी दिल खोल के पैसा खर्च किया है सॉफ्टवेयर पर, खर्चा टू डेवलप सिस्टम्स, टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म एक्सेट्रा। हमें ये लगता है कि आने वाले कल में जब फंडिंग एनवायरनमेंट जब वीक होने लग जाता है तो उस समय काफी हद तक ये जो डिस्क्रिशनरी सॉफ्टवेयर स्पेंडिंग है, टेक्नोलॉजी स्पेंडिंग है, वो उसमें काफी बड़ी कटौती आती है। ये हमारा हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस है। जब हमने एनालाइज किया, हमने फैक्चुअल डेटा देखा, तो उससे हमने ये कंक्लूजन बनाया, और उसके चलते हमें लगता है कि करंट एनवायरनमेंट में काफी हद तक एक इन सॉफ्टवेयर कंपनीज वहां पे एक पोटेंशियल सरप्राइज आ सकता है डाउनसाइड की तरफ। और वैल्यूएशंस में ऐसा नहीं है कि ये कंपनीज काफी चीप हैं, स्टार्टिंग वैल्यूएशंस। सो हमें लगता है कि यहाँ पे पोटेंशियल जो डाउनसाइड है वहां पे ज्यादा हो सकता है कंपेयर टू अपसाइड। तो इसीलिए हमने इस सेक्टर को अंडरवेट रखा है। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद विनय जी से चर्चा जारी रहेगी कि कई सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे कंपटीशन बढ़ रहा है, हेडविंड्स आ रहे हैं, उनसे कैसे तरह निपटें और उन सेक्टर्स पे वो कैसी नजर रख रहे हैं।